अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। हेलो गाइस, जय हिंद, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम अनस मिर्ज़ा। आपको आज हम इंडियन पॉलिटी के पार्ट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछला पार्ट जो था पार्ट 4 वो हो गया था। पार्ट 5 में बात की गई है द यूनियन की, यानी केंद्र की बात की गई है, संघ की बात की गई है। इसमें 3 चीज़ें हमको पढ़नी है पूरे पार्ट 5 में। यूनियन की हम पहले देखेंगे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका। इसके बाद हम आपको बताएंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। ये जो लेजिस्लेचर है ये यूनियन का है, और ये जो एग्जीक्यूटिव है ये भी यूनियन का है, यानी केंद्र का है, संघ का है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। और इसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे यूनियन की जुडिशरी पर। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। तो पार्ट 5 में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी की बात की गई है वो यूनियन के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की बात की गई है, यानी संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में बात की गई है। ये जो यूनियन का लेजिस्लेचर है ये आपका है आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक। और एग्जीक्यूटिव जो यूनियन की है कार्यपालिका, ये आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक है। और जुडिशरी जो है वो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है। थोड़ी देर इसको एडिट करना है, वो ज़्यादा डाल दिए हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लेजिस्लेचर के बारे में। अगर आर्टिकल के हिसाब से देखेंगे तो पहले एग्जीक्यूटिव आएगा, उसके बाद लेजिस्लेचर आएगा। लेकिन पहले हम एग्जीक्यूटिव ना पढ़कर लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम लेजिस्लेचर के बारे में जानेंगे, विधायिका के बारे में जानेंगे, तभी हमको कार्यपालिका समझ में आएगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन के लेजिस्लेचर यानी विधायिका, फिर इस पर आगे बढ़ते हैं। तो यूनियन का जो विधायिका है, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं यानी संसद कहते हैं, पार्लियामेंट को ही लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन कहा जाता है। इस विधायिका का जो मेन फंक्शन होता है लेजिस्लेचर का, वो होता है कानून बनाना, कानून का निर्माण करना। यानी विधायिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। अब आपको पता होना चाहिए कि कानून का निर्माण कहाँ होता है। तो कानून का निर्माण अपने इंडिया में पार्लियामेंट में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, या इसी को पार्लियामेंट कहते हैं। यानी पार्लियामेंट में ही कानून का निर्माण होता है। यानी पार्लियामेंट को ही क्या कहा जाता है? यूनियन का लेजिस्लेचर कहा जाता है, यानी केंद्र की विधायिका कहा जाता है। तो ये संसद 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं पहला पार्ट है लोकसभा, दूसरा पार्ट है राज्यसभा, और तीसरा पार्ट है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। इन तीनों पार्टों से मिलकर पार्लियामेंट बनता है। यानी क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी पार्ट्स इन पार्लियामेंट, तो आप बताएंगे 3, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। संसद के 3 अंग होते हैं। ये जो लोकसभा है इसको लोअर हाउस कहा जाता है, ये जो राज्यसभा है इसको अपर हाउस कहा जाता है। पूछेगा पार्लियामेंट में कितने हाउसेस हैं, तो आप बताओगे 2 हाउस हैं, केवल लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का कोई हाउस नहीं है, पार्लियामेंट का एक पार्ट है। तो 2 तरह से क्वेश्चन आएगा। एक तो आएगा कि हाउस कितने हैं, तब आप बताएंगे 2, और एक पूछेगा कितने पार्ट हैं, तब आप बताएंगे 3। पार्ट में प्रेसिडेंट भी आ जाएगा। तो आपको इतना पता चल गया कि कानून का निर्माण होता है
पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट को ही यूनियन की लेजिस्लेचर कहा जाता है। और पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। अब हमको जानना यह है कि पार्लियामेंट कानून को बनाती कैसे है, कानून का निर्माण पार्लियामेंट कैसे करती है। तो आइए देखते हैं। कानून बनाने के लिए सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट लाया जाता है जिसको कहते हैं बिल, या इसी को हिंदी में कहा जाता है विधेयक। तो सबसे पहले कानून बनाने के लिए बिल लाया जाता है जिसको हम विधेयक कहते हैं। अब इस बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सामने पेश किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। और ये लोकसभा और राज्यसभा अगर इस बिल को सर्टिफाइड कर दी, यानी इस बिल को पास कर दी, तो ये बिल जाता है यहाँ से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट अगर इस पर साइन कर दिया, इसको सर्टिफाइड कर दिया, तो यही बिल एक्ट बन जाता है, यही बिल कानून बन जाता है। तो क्वेश्चन बना, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये बिल क्या होता है, किस तरह से पास किया जाता है पार्लियामेंट में, और प्रेसिडेंट कैसे इस पर साइन करता है। तो ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में समझ में आ गई तो फिर आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बिल के बारे में। बिल हमने बताया एक डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज जिसको कहते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया, कैसा दस्तावेज होता है? तो ये कानून का निर्माण करने का दस्तावेज होता है, यानी कानून बनाने से रिलेटेड कोई एक दस्तावेज होता है। जैसे मान लीजिए ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा। लोकसभा में बहुत सारे मेंबर्स हैं, इस समय टोटल 545 मेंबर हैं, 545। राज्यसभा में भी 245 मेंबर हैं। तो या लोकसभा का या तो राज्यसभा का कोई मेंबर जो होगा वो पार्लियामेंट में बिल लाएगा। अगर लोकसभा का कोई मेंबर है, कोई कानून बनाना है, तो सबसे पहले उस कानून से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट लाएगा, दस्तावेज लाएगा, जिसको जो क्या करेगा, लाकर लोकसभा में पेश कर देगा। अब ये कोई लोकसभा का मान लीजिए मेंबर है, ये कोई डॉक्यूमेंट लाकर लोकसभा में पेश कर दिया, तो वही डॉक्यूमेंट कहलाएगा बिल। अब इस बिल को लोकसभा पास करेगी, पास करने के बाद भेज देगी राज्यसभा के पास। अगर राज्यसभा भी ये बिल पास कर देती है, दोनों अगर हाउसेस बिल को पास कर देती हैं, तो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट अगर इसे सर्टिफाइड कर देता है तो यही बिल एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो ऐसे ही कानून बनाया जाता है जिसे पार्लियामेंट बनाती है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में कि ये बिल कितने टाइप का होता है, किस बिल को किस हाउस में पेश किया जाता है, किस बिल पर प्रेसिडेंट साइन करने के लिए बाउंड होता है, यानी बाध्य होता है, और कौन सा ऐसा बिल है जिस पर प्रेसिडेंट पास करने के लिए बाउंड नहीं होता है, कौन सा ऐसा बिल है जिसको प्रेसिडेंट पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, कौन सा ऐसा बिल है जिसको राष्ट्रपति इसके पहले सहमति लेनी होती है। ये सारी बातें जब बिल हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे तो उस पर बताएंगे। अभी हम आपको इंट्रो करा रहे हैं पार्लियामेंट का, विधायिका क्या होती है, कैसे कानून बनता है, उसकी इनिशियल जो स्टेज है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इस टाइप से कानून बनता है। सबसे पहले बिल लाया जाता है। बिल पार्लियामेंट का कोई भी हाउस लाता है, हाउस का मेंबर लाता है। अगर लोकसभा का मेंबर लाया है तो लोकसभा में पहले उसे पेश करेगा, पेश करने के बाद लोकसभा उसे पास करेगी, पास करने के बाद राज्यसभा को भेज देगी, राज्यसभा भी उसे पास करेगी। पास होने के बाद वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और अगर प्रेसिडेंट उस बिल को सर्टिफाइड कर देता है तो वो बिल एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ऐसे ही कानून का निर्माण होता है। तो ये था आपका यूनियन का लेजिस्लेचर, जिसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, अभी बेसिक चीज़ें बताई। अभी हम पूरा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, डिटेल में आगे बताएंगे। पहले आपको जानना होगा ये जो लेजिस्लेचर है ये क्या है, जुडिशरी है ये क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है। तो ये तो था आपका बिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हमने, कानून निर्माण कैसे होता है। फिर इसके बाद में दूसरा हमने बताया था एग्जीक्यूटिव। तो आइए थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव के बारे में देखते हैं, यानी कार्यपालिका।
क्वेश्चन जो आता है आपके CDS में वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, फैक्ट नहीं पूछेगा। तो पहले बेसिक नॉलेज, आज के लेक्चर में हम बेसिक्स बता रहे हैं, बेसिक्स आप समझ जाएंगे तो आगे का जो कॉन्सेप्ट जब बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में। कार्यपालिका, अगर ये बेसिक आप नहीं जानेंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा आपको। जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, इसमें आपके प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट दोनों में आएगा, लेजिस्लेचर में भी आएगा और एग्जीक्यूटिव में भी आएगा। इसमें आपका पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, मंत्रिपरिषद आएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इसी में आपके PM साहब भी आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। इन तीनों से मिलकर बनती है आपकी एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट दोनों जगह कॉमन है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है शासन को चलाना। शासन चलाने का काम कौन करता है? तो आप बताएंगे कार्यपालिका करती है, एग्जीक्यूटिव करती है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का पावर जो होता है वो इन्हीं के हाथ में होता है, इन्हीं के अकॉर्डिंग शासन को चलाया जाता है। तो ये एग्जीक्यूटिव का वर्क था। इतना ही नहीं पढ़ना आपको, आगे डिटेल में पूरा पढ़ेंगे हम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर, सारे हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आगे बताएंगे। अभी हम आपको बेस बता रहे हैं, बिना बेस क्लियर हुए आप आगे नहीं जा सकते। इसके बाद थोड़ा सा ज्यूडिशरी के बारे में हम देख लेते हैं। ज्यूडिशरी, यूनियन की ज्यूडिशरी में हमको पढ़ना है आपको सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ये आपको पढ़ना है। ये आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है, हमने पहले ही बताया। ये जो एग्जीक्यूटिव है ये आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है, और आपका जो लेजिस्लेचर है वो 79 से 123 तक। ज्यूडिशरी का काम क्या है? संविधान की रक्षा करना। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है ज्यूडिशरी। गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। अगर एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर कोई काम करती है तो ज्यूडिशरी उस काम को खत्म करके संविधान की रक्षा करती है। तो संविधान का संरक्षक कहा जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट को। आगे बताएंगे हम आर्टिकल 124 से 147 तक डिटेल में। तो ये तो था आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत डिस्कस किया हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में। पहले आप जान लीजिए क्या होती है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। फिर हमने बताया ज्यूडिशरी के बारे में, इसमें हमको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। अभी क्या पढ़ना है ये हम बता रहे हैं। अब आइए चलते हैं फिर से हम लेजिस्लेचर की तरफ, देखते हैं क्या क्या उसमें होता है, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। कोई भी एग्ज़ाम होता है उसको देने के लिए सबसे पहले ये सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस में ये पता होना चाहिए हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ समझ लीजिए। इसको समझ लेंगे आप तो कैसे पूरा पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, संसद में क्या क्या होता है, कैसे होता है, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं एक बार और लेजिस्लेचर। विधायिका, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। हमने बताया पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। राज्यसभा जो होती है इसको क्या कहा जाता है, अभी हमने बताया अपर हाउस, और जो लोकसभा होती है इसको कहते हैं लोअर हाउस। ये थोड़ा फैक्ट है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा फैक्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा। पहले थोड़ी थोड़ी बातें इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको भी जानना ज़रूरी है। इसको कहते हैं उच्च सदन, इसको कहते हैं निम्न सदन। अब कभी कभी फैक्ट पूछ लेता है ये आपसे एग्जाम में कि राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो आप बताएंगे राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर जो हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं, 250।
पूछता है कभी कभी लोकसभा में कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, तब आप बताएंगे लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर हो सकते हैं, यानी 552 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, मे बी इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन करंट में प्रेजेंट टाइम में इतने मेंबर नहीं हैं। और इस 250 में कभी कभी पूछ लेता है कितने इलेक्ट होते हैं और कितने नॉमिनेट होते हैं, एग्ज़ाम में आता भी है, ये इम्पोर्टेंट है नॉमिनेट वाला। तो 238 जो है वो 238 जो है ये इलेक्ट हो सकते हैं और जो 12 हैं 12 वो नॉमिनेट होते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये नहीं पूछेगा, ये पूछता है कि जो 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं उनका नॉमिनेशन कौन करता है, उनको मनोनीत कौन करता है और किसको करता है, ये आपसे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट पूछ सकता है। तो ये जो 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं इनका नॉमिनेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट करता है, यानी राष्ट्रपति 12 मेंबर्स को राज्यसभा में मनोनीत कर देता है। और ये 12 मेंबर जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो आप बताएंगे कला, समाज सेवा, साहित्य, खेल, इन सभी फील्ड में जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं उनमें से किसी को राज्यसभा में राष्ट्रपति जो होता है वो मनोनीत कर देता है। जैसे सचिन तेंदुलकर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले राज्यसभा के मेंबर थे। एक आपकी एक्ट्रेस हैं रेखा, वो भी राज्यसभा की मेंबर थी। तो ये लोग इलेक्शन लड़कर नहीं गए थे राज्यसभा में, प्रेसिडेंट ने इनको नॉमिनेट कर दिया था, यानी बिना चुनाव लड़े इनको प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है राज्यसभा में नॉमिनेट करने का। तो ऐसे ऐसे 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और ये जो 238 मेंबर होते हैं ये इलेक्ट होते हैं, यानी चुनाव लड़कर जाते हैं, इनका चुनाव होता है। अब देखिए यहाँ से पूछेगा प्रेजेंट टाइम में, यानी करंटली कितने मेंबर हैं राज्यसभा में, तब आप बताएंगे 233 इलेक्ट हैं और 12 नॉमिनेट हैं। टोटल मिलाकर 245 मेंबर्स इस समय राज्यसभा में हैं। तो कितने हो सकते हैं 250, प्रेजेंट टाइम में कितने हैं तो आप बताएंगे 245। ऐसे ही लोकसभा में भी है। आइए इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये फैक्ट चीज़ें हैं, इसको बस आप थोड़ा सा देख लीजिए। लोकसभा में 550 जो मेंबर होते हैं, 550 ये इलेक्ट होते हैं और जो 2 मेंबर हैं ये नॉमिनेट होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 मेंबर केवल लोकसभा में नॉमिनेट होते हैं, इनको भी नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के थ्रू करता है पूछ लेगा तो आर्टिकल 331। किसको करता है तो आप बताएंगे एंग्लो इंडियन, इंपॉर्टेंट है। 2 एंग्लो इंडियन जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है, वो आर्टिकल 331 में दिया गया है। बाकी 550 जो होंगे इनका चुनाव होगा और इनका भी इलेक्शन 2 जगह से होता है, एक तो स्टेट से होता है और एक यूनियन टेरिटरी से होता है, यानी राज्यों से भी जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से भी इलेक्ट होकर जाते हैं। तो आइए यहाँ पर अब बना देते हैं हम, वहाँ जगह थोड़ा कम पड़ गई। जो स्टेट से इलेक्ट होते हैं लोकसभा में और कुछ यूनियन टेरिटरी से होते हैं। स्टेट से होते हैं आपके 530 और यूनियन टेरिटरी से होते हैं 20। तो 530, 20, 550 हो गया और 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट हो गए, 552 हो गया, 552। फिर पूछेगा प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर राज्यसभा में हैं तो आप बताएं, लोकसभा में हैं तो आप बताएंगे 530 जो है वो स्टेट से है और 13 जो है वो यूनियन टेरिटरी से है और 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट हैं। टोटल हो गए 545, यानी 545 लोकसभा में मेंबर हैं इस टाइम और 245 राज्यसभा में इस टाइम मेंबर हैं। एक क्वेश्चन एक बार पूछा था एग्जाम में कि कितने मेंबर्स पार्लियामेंट में हैं प्रेजेंट टाइम में, तो पार्लियामेंट की जब भी बात करेगा, संसद का नाम जब भी लेगा तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों इंक्लूड होंगे, यानी दोनों की बात कर रहा है। तब आप 545 और 245 को ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 790। कितने हो जाएंगे? 545, 245, 790 हो गए, यानी पार्लियामेंट में 790 मेंबर हैं, लोकसभा में 545 है, राज्यसभा में 245 है। ये आपको
याद होना चाहिए, फैक्ट था, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा यहीं पे याद रखना है। राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, प्रेसिडेंट करता है, किसको करता है ये आपको जानना है। लोकसभा में कितने नॉमिनेट होते हैं? 2 होते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, किसको करता है? एंग्लो इंडियन को करता है। इतना आपको याद होना चाहिए। तो ये तो कुछ फैक्ट बातें थी, इसके आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब एक एक करके राज्यसभा के बारे में हम देखेंगे और लोकसभा के बारे में पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में ये देखना हमको क्या है। राज्यसभा देखेंगे कि इसका टेन्योर कितना होता है, क्या होनी चाहिए एलिजिबिलिटी राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, और राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, ये सारी बातें हम देखेंगे। यहाँ से आपको समझना है। अभी तो इनिशियल स्टेज है, शुरुआत की, अभी थोड़ा आसान है। आगे जो ये समझ जाएगा वो आगे का कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आएगा। राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में पहला हमने बताया कि यह अपर हाउस है। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी बात, ये परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस का मतलब होता है स्थायी सदन, स्थायी सदन। स्थायी सदन का मतलब होता है कि ये परमानेंट बना रहेगा, इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसका कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन बना क्यों नहीं किया जा सकता, तो इसके राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो होते हैं, 1/3 मेंबर ये हर 2 साल पर रिटायर्ड हो जाते हैं और इतने ही नए मेंबर जो आते हैं वो पद को संभाल लेते हैं। तो जब 1/3 मेंबर चले गए 2 साल पर, फिर तुरंत 1/3 मेंबर आ गए, कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता राज्यसभा को, कभी भी इसका विघटन नहीं किया जा सकता। एक बाल्टी से आप 2 लोटा पानी, 2 मग पानी निकाल दीजिए और 2 मग पानी तुरंत डाल दीजिए, तो क्या कभी बाल्टी का पानी पूरी तरह खत्म होगा? नहीं होगा। तो राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, 2 साल पर 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं और इतने ही नए मेंबर जो होते हैं वो पद संभाल लेते हैं। ये इसलिए परमानेंट हाउस होता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर का होता है, यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। फैक्ट है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए, तभी आप राज्यसभा का मेंबर बन सकते हैं। और क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए? तो पहला कि वो इंडिया का सिटीजन हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, मिनिमम एज 30 ईयर हो। तीसरा, पागल, दिवालिया, सजा याफ्ता ना हो। सजा याफ्ता का मतलब होता है अगर किसी पर्सन को 2 साल की सज़ा मिल गई है, 2 साल की सज़ा साबित हो गई है, मिल गई है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। आने वाले 6 साल तक वह चुनाव नहीं लड़ेगा, इलेक्शन में शामिल नहीं होगा। चौथा, प्रॉफिट के पोस्ट पर ना हो। प्रॉफिट का पोस्ट क्या है? इसको डिफाइन करती है पार्लियामेंट। यानी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसे हैं जो प्रॉफिट के पोस्ट में माने जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी माने जाते हैं, तो वो कौन डिफाइन करता है? पार्लियामेंट करती है। अगर कोई प्रॉफिट के पोस्ट पर होगा तो वो इलेक्शन राज्यसभा का नहीं लड़ पाएगा। तो ये सारी एलिजिबिलिटी हैं। फिर अगला है राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, ये हमको देखना है। तो आइए इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। 2 तरह के इलेक्शन होते हैं। आइए दिखाते हैं कि कौन कौन से तरह के इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन जो होता है 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसको कहते हैं परोक्ष चुनाव।
तो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो हमने पहला बताया इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। अगर इलेक्शन डायरेक्ट होगा तो पब्लिक वोट करेगी, जनता वोटिंग करेगी। अगर इनडायरेक्ट होगा तो पब्लिक वोट नहीं देगी, यानी जनता वोट नहीं देगी। तो एक बात क्लियर हो गई कि जनता यानी पब्लिक वोट नहीं की होगी। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर बना कि जब जनता वोट नहीं करेगी तो वोट कौन देगा राज्यसभा के चुनाव के मेंबर्स के लिए? तो आप बताएंगे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, ये राज्यसभा के चुनाव में वोट देते हैं, जिसको हम कह देते हैं एमएलए। हिंदी में बोल दिया जाता है विधायक। जो हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राज्य के जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि होते हैं, जिसको हम विधायक कहते हैं, एमएलए कहते हैं, ये एमएलए मिलकर राज्यसभा का मेंबर चुनते हैं, यानी यही वोटिंग करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। अब जो वोटिंग होती है ओपन वोटिंग होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खुला मतदान होता है। ओपन वोटिंग का मतलब क्या होता है? खुला मतदान यानी कौन सा एमएलए यानी कौन लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर किस राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोटिंग कर रहा है, ये पता होता है। ओपन वोटिंग होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए और हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए। क्रॉस वोटिंग मतलब क्या होता है? क्रॉस वोटिंग, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है हॉर्स ट्रेडिंग। इससे बचने के लिए जो इलेक्शन होता है वो ओपन होता है। जैसे हमने बताया एमएलए लोग वोट देते हैं, तो कई पार्टीज हैं अपने यहाँ, बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, बहुत सारे पार्टीज हैं। तो उन पार्टी अपने अपने पार्टी के एमएलए होते हैं। और राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो स्टेट वाइज होता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनप्रतिनिधि अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि राज्यसभा में जो स्टेट वाइज सीटों का बंटवारा किया गया है, लोकेशन ऑफ सीट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के बेस पर किया गया है, यानी पॉपुलेशन के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उस स्टेट में राज्यसभा के मेंबर्स ज़्यादा होंगे, और जिन स्टेट में पॉपुलेशन कम होगी उस स्टेट में राज्यसभा के मेंबर कम होंगे। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट आपका यूपी है, और यूपी में सबसे ज़्यादा राज्यसभा के मेंबर्स हैं, 31 हैं। तो मान लीजिए यूपी में चुनाव होना है, तो यूपी के जो एमएलए होंगे वो वोटिंग करेंगे। अब कई पार्टी होते हैं एक स्टेट में, तो जिस पार्टी का एमएलए वोट करने जा रहा है वो अपने पार्टी के जो चीफ होता है उसके अकॉर्डिंग ही वोट करेगा। यानी पार्टी का जो चीफ होगा वो जिसको कहेगा उस पार्टी का एमएलए उसी को वोटिंग करेगा। इसीलिए ओपन वोटिंग होती है। ऐसा क्यों होती है? क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए, कि ऐसा ना हो हमारी पार्टी का एमएलए किसी और से पैसा लेकर क्रॉस वोटिंग न कर दे। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीद फरोख्त, यानी पैसा लेकर एक दूसरे को खरीदना, ये होती है हॉर्स ट्रेडिंग। तो इससे बचने के लिए ओपन वोटिंग होती है, यानी कोई किसी पार्टी का एमएलए दूसरी पार्टी से पैसा लेकर क्रॉस वोटिंग ना कर पाए। अगर कोई क्रॉस वोटिंग कर गया एमएलए तो उसके ऊपर जो 10th शेड्यूल है जिसमें कहा गया है दल बदल कानून, वो अप्लाई कर दिया जाता है। और दल बदल कानून के अकॉर्डिंग, दल बदल कानून के अकॉर्डिंग उसकी जो मेंबरशिप है वो छीनी जा सकती है। शेड्यूल 10th में है दल बदल कानून। अगर कोई पार्टी का एमएलए क्रॉस वोटिंग करता है तो उसके ऊपर ये 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल में जो कानून बनाया गया उसी के अकॉर्डिंग उसकी मेंबरशिप समाप्त की जा सकती है, फिनिश की जा सकती है। क्वेश्चन बना कि इस एमएलए का जो क्रॉस वोटिंग किया है मेंबरशिप कौन समाप्त करेगा? तो एमएलए जो होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है, विधानसभा का मेंबर होता है। विधानसभा का मेंबर होगा तो विधानसभा का जो स्पीकर होगा, उसका अध्यक्ष होगा, वो 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसकी जो मेंबरशिप है वो छीन सकता है। अगर कोई लोकसभा का मेंबर होगा उसकी जो दल बदल के आधार पर सदस्यता समाप्त की जाएगी तो
वो लोकसभा का स्पीकर करेगा। यानी अगर कोई मेंबर है किसी भी हाउस का, उस हाउस का जो स्पीकर है वो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर सकता है, फिनिश कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। तो ऐसे ही राज्यसभा के लिए वोटिंग होती है। अब चूँकि टाइम हो चुका है, अब इसके बाद अगली वीडियो में और भी कॉन्सेप्ट आएगा। अभी तो बेसिक नॉलेज थी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि एनडीए और सीडीएस में इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं। एनडीए और सीडीएस में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जो आज हमने पढ़ाया, लेकिन अगर इसको आप नहीं जानेंगे तो इसके आगे का आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, टाइम ओवर हो चुका है। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे टीडीए ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।